ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने क्या जेनेरिक ड्रग्स वाला देखा था, जेनेरिक ड्रग्स। और उसके बाद हेल्थ में एक और चीज़ लिख लीजिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ये काफ़ी कुछ हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही आयुष वाला, पूरा आयुष, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रही है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, सोया रिक्पा, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से कई सालों से, हजारों सालों से जो चिकित्सा पद्धति हम लोग हमारे समाज में करते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, वो चीज़ है। तो एक इस पे नोट्स बनाइएगा, है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है और इस पे क्या क्या किया जा रहा है। इससे फिर वही कि अगर ये कर रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस। इसके एडवांटेज ये हैं कि लोकल अवेलेबिलिटी होती है, सोर्सेज जो हैं वो लोकल होते हैं, आसानी से इसकी दवाइयाँ मिल जाती हैं, बना ली जाती हैं, घरेलू होती हैं ना अधिकांश चीज़ें, तो आसान होती है। दूसरी चीज़, जो मेन स्ट्रीम हेल्थ सिस्टम है उस पर बोझ नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं आता, बर्डन नहीं आता, डाइवर्ट हो जाता है। देखिए कई सारी बीमारियां ऐसी जो 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगी, वायरल हैं। अब उन सब के लिए अगर लाइन में लगा करके ओपीडी में लोग, तो फिर बहुत सारी जो रेयर डिजीज़ हैं, बड़ी बीमारियां हैं जिनकी वजह से डेथ हो सकती है, उसके लिए पेशेंट को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर दूसरे इलाज के तरीके हैं और वहाँ पर अगर बहुत सारे मरीज चले जाते हैं, पेशेंट चले जाते हैं, तो वहाँ जो मेन जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, वो उस पर फोकस कर सकता है, उन बीमारियों पे फोकस कर सकता है। तो ये एक तरीका है, बट इसके लिए चुनौतियाँ क्या क्या है। फिर प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होता, R&D नहीं है, इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते इस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल की मदद नहीं मिलती है ना। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उतना डेवलप नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, R&D नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। दूसरा, कैरियर उतना अच्छा नहीं माना जाता, पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, लोगों का विश्वास उतना नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, तो ये सब चुनौती में आएगा। अब इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया वो आप लिखिएगा, और लास्ट में क्या किया जाना चाहिए इस फील्ड में, तो वही इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए, R&D को बढ़ावा देना चाहिए, एजुकेशन को और मजबूत करना चाहिए, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और ठीक है, बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आंसर आप बना पाए, ठीक है। और कंक्लूज़न लास्ट में, जो भी आप कंक्लूज़न देना चाहें तो कंक्लूज़न लास्ट में आप दे सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ में एक बहुत फैंसी वर्ड जो अभी चल रहा है, वन हेल्थ।
जैसे अभी हम वसुदैव कुटुंबकम को इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, वन अर्थ वन फैमिली, वसुदैव कुटुंबकम को G20 वाले में नारा लगाया हुआ है, वन अर्थ वन फैमिली। वैसे ही वन हेल्थ के कंसेप्ट पे जरूर लिखिएगा। क्या है वन हेल्थ? एनिमल हेल्थ भी, इन्वायरमेंट की हेल्थ भी और ह्यूमन हेल्थ भी। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट की हेल्थ, तीनों ही हेल्थ को संभाल के रखना। हालांकि ये इन्वायरमेंट वाले हिस्से में आएगा, लेकिन चूंकि हेल्थ टॉपिक है तो जो जोनोटिक डिजीज है वो क्यों आई? क्योंकि हमने जंगल का ख्याल नहीं रखा, अननोन स्पीशीज को खाना शुरू कर दिया। अगर चमगादड़ का सूप नहीं पिया होता तो शायद कोरोना नहीं होता। तो एनिमल हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, एनिमल को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो तीनों से ही अगर प्रोटेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे वन हेल्थ। तीनों का प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंट का भी, एनिमल्स का भी और ह्यूमन बीइंग का भी। तो ह्यूमन सोसाइटी भी उसके साथ साथ ही है, अलग नहीं है, इन्वायरमेंट के साथ ही है। इन्वायरमेंट खराब होगा तो ह्यूमन सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो व्हाट इज़ वन हेल्थ? सबसे पहले वही डेफिनेशन। फिर वन हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, फिर उसके चैलेंजेस क्या हैं, फिर वही कि उसको दूर करने के लिए हम क्या करें, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे हो जाए वन हेल्थ वाला, तो इसको भी लिखिएगा। आइए अब हम थोड़ा स्पेस वाले हिस्से में चलते हैं। मैं उससे पहले न्यूक्लियर वाला देख लेते हैं थोड़ा। न्यूक्लियर ज़्यादा नहीं है, न्यूक्लियर की ज़्यादा खबरें भी नहीं है, न्यूक्लियर वाला देख लेते हैं। न्यूक्लियर में एक तो क्वेश्चन ITER पे बनेगा, थर्मो न्यूक्लियर वाला। ITER फ्रांस में, सदर्न फ्रांस में ITER का इंस्टॉलेशन है। ITER 4-5 बार पूछ चुके हैं इसको। ठीक है, तो थर्मो न्यूक्लियर वाला। तो एक तो न्यूक्लियर एनर्जी की जब भी बात आएगी तो दो तरह की न्यूक्लियर एनर्जी होती है, फिजन वाली और फ्यूजन वाली। फिजन और फ्यूजन। तो फिजन वाली तो पूरी दुनिया में हम लोग जानते हैं कि हम लोग करते ही हैं, और उसके लिए यूरेनियम और रेडियो एक्टिव मटेरियल की हमको ज़रूरत पड़ती है। भारत के भी यूरेनियम संवर्धन के बजाय थोरियम वाला 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर, 3 स्टेज की होमी जहांगीर भाभा का जो कंसेप्ट है वो 3 स्टेज वाला, तो लिख लीजिएगा उसको, व्हाट इज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। 3 स्टेज में तीसरी स्टेज पे हम लोग पहुँचे नहीं है, वो थोरियम वाला है। होमी जहांगीर भाभा चाहते थे कि हमारे लोकल जो मिनरल है, हमारा ओर है न्यूक्लियर पावर के लिए, थोरियम, हम उसको यूज़ करके बिजली बनाएं। अभी ओनली टोटल हमारा जो इंस्टॉलेशन है उसमें 1.7% मात्र न्यूक्लियर पावर है, ओनली 1.7%। उसको ग्रीन एनर्जी मानते हैं, बट ग्रीन एनर्जी के साथ साथ वही रेडियो एक्टिव वेस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठिकाने कैसे लगाएंगे, तो उसके चैलेंजेस। न्यूक्लियर पावर की विशेषताएं, न्यूक्लियर पावर क्या होती है, पहले डेफिनेशन, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिकेशंस न्यूक्लियर पावर के, बाद में कंस्टेंट्स, दिक्कतें क्या क्या हैं न्यूक्लियर पावर के लिए। हमको आयात, इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं हम लोग, इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, आयात निर्भर हैं। सरकार ने क्या क्या किया है, तो आप 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन से शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट तब से काफ़ी कुछ कर रही है। पीसफुल यूज़, हम बोलते हैं शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, इसकी बात करते हैं। और लास्ट में वे फॉरवर्ड, यानी कि
हमें क्या करना चाहिए और कंक्लूड करिए। तो ये तो एक एटॉमिक एनर्जी का जनरल वाला। दूसरे नंबर पे आएगा फ्यूज़न, सबसे ज़्यादा चर्चा में न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन। ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत हो सकता है। हीलियम प्रोडक्ट होगा, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या होगा, उसका संलयन कराएंगे तो हीलियम बनेगा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो इसमें वो चेन रिएक्शन नहीं चलती है, इसमें ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है और ज़्यादा मात्रा में भी होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसकी अपनी एक चुनौती है। ठीक है, इसकी अपनी एक चुनौती है कि ये टेक्नोलॉजी भी जो है हमको आयात करनी पड़ेगी, हमारे पास नहीं है। टोकामक हमने जो बनाया, आदित्य टोकामक, इस दिशा में भारत सरकार ने जो तैयार किया है उसका नाम है आदित्य टोकामक। बाकी ITR वाले तो कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपने स्तर पर। तो आदित्य टोकामक पे एक टिप्पणी लिखिएगा। ठीक है, और भी और स्मॉल मॉड्यूलर ऐसे बहुत सारी संयंत्र बना रहे हैं हम लोग, जो छोटे छोटे मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलर किचन होता है, जैसे आप पूरा लाके उसको फिट कर देते हैं, जो का त्यों फिट कर देते हैं, वैसा ही एक मॉड्यूलर आप सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे कि संलयन कराया जा सके। तो हम लोग नया अपनी तरफ से नहीं बना रहे, बल्कि बना बनाया लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे कर रहे हैं। 3 तरह के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, उनका तो इंस्टॉलेशन करना मुश्किल होता है। कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं जिनको घरों में रखा जा सकता है। तो आने वाले समय में शायद हम फ्यूज़न घरों में कराएं और अपने घर की ज़रूरत की जो ऊर्जा है वो उससे हम निकाल लें। बट इसमें रिसर्च, वही R&D, एजुकेशन, जो साइंटिस्ट लगेंगे वो इस तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट अपना सब्जेक्ट लें, एटॉमिक एनर्जी में लेके आएँ, तो उसके लिए पढ़िएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, न्यूक्लियस वाला, खास करके न्यूक्लियर फिजिक्स या इससे संबंधित। चलिए, तो ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको न्यूक्लियर वाले में इस साल खबरों में है, जो आपको बतानी थी। स्पेस एक तो मैंने पुरानी क्लास देख लीजिए आप स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसमें मैंने ऑर्बिट्स बता रखे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO, LEO, MEO। फिर जियोसिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। तो यहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी का शुरुआत होगी। और चूंकि अब हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इस बार जो लॉन्च हुआ था SSV, स्मॉल सैटेलाइट, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। तो SSLV पे एक टिप्पणी लगेगी पूरी। ज़्यादा पावर नहीं लगाना पड़ेगा और आप छोटे छोटे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए SSLV। और 3 बड़ी चीज़ें हुई है खबरों में, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मॉम मिशन, उसकी खबर ये है कि अब उसने अभी काम करना बंद कर दिया। तो उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है।
ठीक है, तो 9 साल बाद वो अब काम करना बंद कर चुका है, उसने इतना काम किया, वो ख़त्म हो गया। तो ये अब एक क्वेश्चन फिर से बन सकता है। तो मॉम मिशन। दूसरा चंद्रयान 3, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 और गगनयान। गगनयान जो हमारा मैन्ड मिशन होगा, अंतरिक्ष में मानव को हम लोग भेजेंगे। ऑलरेडी अंतरिक्ष में मानव जाता है ना, ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मानव जाते हैं। 4-5 आदमी वहाँ हमेशा रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं। कई देश भेज चुके हैं मानव को, लेकिन हम पहली बार मानव को भेजेंगे इसरो के माध्यम से, गगनयान। तो वो भी इसी साल की तैयारी है गगनयान के लिए। और आदित्य L1 तो आपने देखा है अभी, तो एक आदित्य L1। तो 4 बड़ी खबरें हैं। मॉम भी खबरों में है, चंद्रयान 3 भी है, गगनयान भी है और आदित्य L1 भी है, और ऊपर SSL भी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्री में भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा इन 5 के नोट्स बनाने हैं। तो हम यहाँ ज़्यादा चर्चा करेंगे चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 के मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, चूंकि चंद्रयान 1 और 2 हो चुका है, तो चंद्रयान 3 पर जो प्रश्न बनेंगे वो बड़े स्पेसिफिक टाइप के हैं। ये है कि ये साउथ पोल पे है, दक्षिण पोल पे है, तो प्रश्न यही बन सकता है कि साउथ पोल पे क्यों, आखिर ये साउथ पोल पे क्यों है, मतलब आप साउथ पोल पे क्यों भेज रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साउथ पोल पे भेजने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, क्यों भेजा गया। तो आपके प्रश्न इस तरह से होगा, चंद्रयान 3 क्या है, उसके पेलोड क्या हैं, उसमें रोवर और लैंडर कौन है। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, ये MPPSC के लेवल के प्रश्न है। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, हो सकता है ये MPPSC में पूछे जाएं। लेकिन यहां पूछेंगे कि आखिर चंद्रमा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों जाना चाहते हैं चांद पे। एक, फिर चंद्रमा पे जा रहे हैं तो फिर उसमें भी दक्षिणी ध्रुव पे क्यों जा रहे हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 4-5 बातें समझिएगा, उनको लिखना ही है आप। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, इस प्रकार के जो भी मिशन हैं उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसमें पहली शर्त ये रखनी कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझना चाहते हैं कि आखिर ये यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड आया कैसे, और इसको समझने के लिए हम ऐसी अनछुई जगहों पर जाना चाहेंगे जहां पर अभी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो साउथ पोल इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां पर छेड़छाड़ नहीं हुई, और छेड़छाड़ मनुष्य करेगा नहीं, मनुष्य नहीं, वहां सनलाइट भी बहुत कम जाती है, वहां का मौसम भी किसी को पता नहीं। तो हो सकता है कि वहां का धरातल और वहां की जो चीजें हैं वो ज्यों की त्यों हों, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय की हों। इसलिए वहां से हम अगर कोई मिट्टी ला सके, वहां से अगर चट्टान ला सके, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ सकते हैं। आया समझ? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को समझिए। कई लोग सीधा सीधा मिनरल्स और वो बात करने लग जाते हैं। ज्ञान वाली बात वो फिर इकोनॉमिक वाली बात हो गई कि हम अमीर होना चाहते हैं, वहाँ से रेयर अर्थ मेटल लाना चाहते हैं, वहाँ से ऐसी दुर्लभ चीज़ें लाना चाहते हैं जिससे हम विकसित हो जाएं। लेकिन यदि हम ज्ञान में विकसित हुए और अगर दुनिया में अगर किसी देश ने सबसे पहले ये बताने में कामयाब हो गया कि हम सब पैदा कैसे हुए और ये पृथ्वी कैसे बनी और ये चांद सूरज सितारे कैसे बने, जो देश दुनिया में ये पहले बताने में कामयाब हो जाएगा वो तो विश्व गुरु वैसे ही हो जाएगा, टीचर हो गया वो तो वर्ल्ड का। आ गया ना समझ? तो एक ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसे हम जान सकते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने इसलिए वो प्रयास किया।
ठीक है ना। दूसरी चीज़, जब कभी भी ये पॉइंट आप किसी भी स्पेस मिशन के लिए, जो इस प्रकार का मिशन है उसके लिए आप लिख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ आंसर है ये इस तरह का। दूसरी चीज़ है कि हम वहाँ के गुरुत्वाकर्षण को समझना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को समझना चाहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को, वहाँ के मैग्नेटिक फोर्स को, वहाँ की फिज़िकल एक्टिविटीज़ को, अगर कुछ हो रही हैं, कुछ ऐसी हवा की गति, अगर हवा है तो, नहीं है तो पानी की उपस्थिति, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि चंद्रमा की जो दक्षिणी सतह है उस पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर हैं, और अगर उनमें पानी भरा है तो भविष्य के मिशन के लिए उस पानी को यूज किया जा सकता है। इसलिए हम वो खोज करना चाहते हैं कि भविष्य के मिशन के लिए वो खोज करना चाहते हैं। उसके अलावा धातुएं तो है ही, मेटल्स तो हम चाहते ही हैं कि कौन कौन सी हैं वो पता चले। ठीक है, तो जब तक आप ऐसी 4-5 अच्छी बातें नहीं लिखेंगे तब तक वो उसका आंसर आएगा नहीं। तो आंसर बनाने के लिए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। 5 पॉइंट तो कम से कम होने ही चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव पे क्यों है, चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये है। केवल रोवर है और वो उसमें ये कैमरा लगा हुआ है और ये लिखने से नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो सभी लिखते हैं। अधिकांश जो आपको नोट्स मिलेंगे मार्केट में वो उसी से रिलेटेड ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, तो मेंस में वो आंसर उस तरह का नहीं होता है। ठीक है, फिर चंद्रयान 3 जो है वो अभी जो चढ़ाया गया था उस समय में वहाँ उजाला था, फिर अंधेरा हो गया, तो -260-270 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो उसको स्लीप मोड में डाला गया। फिर से अगर वो रिवाइव करता है, फिर से अगर चलना शुरू करता है तो हमको 15 दिन और अच्छी जानकारियाँ मिल पाएंगी, 14 दिन के लिए और अच्छी जानकारियाँ मिल पाएंगी। ठीक है, तो ऐसी कोई बात है तो आप उसमें जानकारी के तौर पे लिख सकते हैं। बाकी इसरो की उपलब्धि तो है ही। ठीक है, ऐसे ही गगनयान के लिए सबसे बड़ा हैवी रॉकेट मैक 3 GSLV मार्क 3 यूज़ किया जाएगा, जो अभी तक का सबसे हैवी रॉकेट है हमारे पास, हैवी लॉन्चिंग व्हीकल है। और एक और क्वेश्चन और आ सकता है चंद्रयान 3 में कि हमने इतना ऑर्बिटल मूवमेंट क्यों किया, इतनी कक्षाओं में होकर के इतने दिनों में क्यों पहुंचे, जबकि नासा तो 10-11 घंटे में, 12 घंटे में पहुंच जाता है, और हमने तो इतने दिन में कई सारे चक्कर लगा करके। तो हम पृथ्वी की कक्षा का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास फास्ट रॉकेट नहीं है। ठीक है, फास्ट रॉकेट नहीं है, कम खर्चे में हम पहुंचते हैं, कम खर्चा लगा के, कम ईंधन लगा के हम अपना रोवर और लैंडर वहां पहुंचा पाए, इसलिए कम खर्चा है। उनका खर्चा ज़्यादा बैठता है क्योंकि वो 11-12 घंटे में पहुंचा देते हैं, और वो रॉकेट बहुत पावरफुल होता है, और वो सीधे जाते हैं अर्थ से सीधे मून, घूमते नहीं हैं। हम कक्षाओं का उपयोग करते हैं, ऑलरेडी जो वेलोसिटी हमको मिलती है, गति मिलती है, हम उसका उपयोग करते हैं, और पृथ्वी की कक्षा से फिर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ लैंड कराते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी यात्रा इतने दिनों की जबकि नासा की कुछ घंटों की। एक दूसरी चीज़, व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग, यानी जो सॉफ्ट लैंडिंग होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे भी यही डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अभी तक के जितने भी मून मिशन हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में है। मून के इक्वेटोरियल रीजन में, तो इक्वेटर पे उतारना बहुत आसान है, और हमने सदर्न पोल पे किया है, तो वहाँ जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग कराना अभी तक किसी ने कराई नहीं थी। 3 दिन पहले रूस का धड़ाम हो गया था, ठीक है ना, वो नहीं करा पाया, और इसरो जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करा पाया। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है चंद्रयान 3 की।
क्योंकि सदर्न पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग बहुत मुश्किल काम है। 2008 में चंद्रयान 1 हम खुद इक्वेटोरियल प्लेन पे तो करा चुके हैं, इक्वेटर पे तो हमने भी करा दिया था, वो तो 2008 में ही हो गया था। ठीक है, चंद्रयान 1। बट ये चंद्रयान 3 इक्वेटोरियल प्लेन के बजाय सदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग, और वो सफलतापूर्वक वहाँ उतर गया और उसमें से रोवर निकल करके चलने लगा। मतलब एक जादू था। तो ये वैज्ञानिक जगत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना, ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं वैज्ञानिक जगत के लिए। ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए तो ड्रामा है। ठीक है ना तो पहले उनका कुछ लेना देना ना बाद में। तो ये है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आप जरूर लिखोगे। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब ये हो रहा है इतना, तो स्पेस टूरिज्म, अंतरिक्ष पर्यटन इस साल खूब चर्चा में रहा है, क्योंकि 2030 तक बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा स्पेस टूरिज्म। बड़ा मार्केट बनने वाला है, बहुत बड़ा मार्केट, ओपन मार्केट बनेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, एलन मस्क अपनी कंपनी के साथ स्पेस एक्स के साथ आ रहे हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे बिलियनर अपने अपने पर्सनल कंपनी लेके आ रहे हैं, वो लोगों को घुमाना फिराना चाहते हैं। तो जब व्यक्ति के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आदमी अजीबोगरीब तरीके पर्यटन करना चाहते हैं। कई लोग एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा है तो। कुछ लोग धार्मिक पर्यटन में भी, कई लोग तो कम पैसे में बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। कुछ लोग केदारनाथ जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, है ना। 10,000 रुपये देते हैं और तुरंत 15 मिनट में वो केदारनाथ पे उतार देता है। तो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। कुछ लोग पालकी में जाते हैं, कुछ लोग पीछे बैठ के जाते हैं, तो आपने देखा। तो ये जो पर्यटन का जो स्वरूप बदला है, तो वो धीरे 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 और भी नए पैसे वाले लोग जब बनेंगे तो वो स्पेस में जाके आए हैं, स्पेस में कुछ दिन बिता के आए हैं। ये एक ट्रेंड अभी से चल पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। तो बहुत सारी कंपनियां आ गई है। तो इसरो ने भी कहा है कि हम 2030 तक टूरिज्म कराएंगे। 2030 तक शायद इसरो भी टूरिज्म कराने लगे। आप पैसा दीजिए इसरो को, इसरो आपको घुमा के लाएगा। ठीक है ना। तो अभी तो गगनयान पे डिपेंड करेगा कि हम स्पेस टूरिज्म करा पाए कि नहीं। तो हमारा चंद्रयान के माध्यम से एक और चीज़ है कि हम या तो चंद्रमा के ऊपर, थोड़ा ऊपर कोई एक स्टेशन बनाए जिससे चंद्रमा पे उतरना और वहाँ जाके आना बहुत आसान हो, या फिर चंद्रमा पे एक स्टेशन बना पाएँ। तो चंद्रयान 3 का एक उद्देश्य ये भी है। तो लिखते जाइए, ओपन नोट्स रखिए ताकि कभी भी मैं कोई पॉइंट बोलूँ तो आप लिख सकें। एक उद्देश्य ये भी है कि चंद्रमा के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हम एक स्टेशन बनाएं, क्योंकि चंद्रमा पे रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ रुकना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर वहाँ से चंद्रमा पे जाना आसान हो, ऐसा स्टेशन हो। जब मन करे तब चंद्रमा पे चले गए, वापस स्टेशन में आ गए। तो ऐसे टूरिज्म की संभावना, अभी तो एस्ट्रोनॉट ही जाएंगे, लेकिन बाद में जाकर के आम आदमी भी, जिसके भी पास पैसा है, वो इसके लिए यात्रा कर पाएगा। तो यूरी गागरिन का नाम आपने सुना था स्पेस टूरिज्म में। ऐसे कुछ लोगों के नाम लिखिएगा, 8-10 नाम याद कर लीजिए। 8-10 नहीं तो 5 याद कर लीजिए। 5 लोगों के नाम याद कर लीजिए कि जिन्होंने स्पेस टूरिज्म किया है। सेलिब्रिटीज़ भी हैं कुछ। और इसका मार्केट कितना है, क्या है, कौन सा देश सबसे आगे? ऑब्वियसली अमेरिका आगे है। बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी काम कर रहा है, नासा तो कर ही रहा है, जापान भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। तो बहुत लोग इस फील्ड में आएंगे। तो स्पेस टूरिज्म, ठीक है। तो इन सब, ये जितनी भी बातें लिखते हैं हम लोग, इन सब में वही पॉइंट्स लिखने सारे हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी दिक्कतें क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम क्या कर रहे हैं उस फील्ड में। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा स्पेस में, स्पेस डेब्री, स्पेस में कचरे की समस्या, केस्लर सिंड्रोम। पहले भी बताया था मैंने आपको केस्लर सिंड्रोम। क्योंकि जैसे जैसे स्पेस में लोग जाएंगे,
यान जाएंगे, सैटेलाइट हम लोग छोड़ेंगे, तो लो अर्थ ऑर्बिट में खास करके बहुत सारे सैटेलाइट और उनके टुकड़े और जो चीज़ें हम नष्ट करते हैं वो भी वहीं घूम रहे हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। उनके आपस में टकराने की, ग्रेविटी मूवी आपने देखी है या इंटरस्टेलर देखेंगे तो वहाँ पर आपको केस्लर सिंड्रोम का असर दिखेगा। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है, स्पेस डेब्री क्या होता है और उससे कैसे निपटते हैं, भारत इसमें किस स्थिति में है। इसके अलावा इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर स्पेस सिक्योरिटी, अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तो बहुत पहले से कई देशों ने मिलकर के कानून बनाने शुरू कर दिए। यूएन ने भी कानून बनाए, यूएन ने भी अपनी बहुत सारी पॉलिसी बनाई है कि उसका वेपनाइजेशन नहीं होने देना है, स्पेस का वेपनाइजेशन नहीं होने देना है, यानी कि शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन नहीं होने देना है। मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए, सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए। तो मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन दोनों रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, यूएन के द्वारा भी, यूएस के द्वारा भी, क्योंकि जो कोल्ड वॉर था उसमें दोनों देश अंतरिक्ष में एक तरह से होड़ मचाए हुए थे। स्पेस की रेस थी, एक दौड़ थी कि पहले रशिया करेगा, यूएसएसआर करेगा या फिर यूएसए करेगा, और उसी चक्कर में इतने सारे सैटेलाइट और वो सब चीज़ें। उसके अलावा वहाँ जो क्राइम होंगे उनका क्या होगा। मान लिया जाए किसी ने सैटेलाइट छोड़ा, और खास करके चाइना के जो सैटेलाइट हैं, और वो जो कोशिश है वो है कि वो दूसरे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे स्पेस वॉर। स्पेस वॉर, अंतरिक्ष युद्ध। अंतरिक्ष युद्ध ऐसा है कि अगर आपको युद्ध में कुछ फायदा हो रहा है, नेविगेशन में फायदा हो रहा है, किसी चीज में फायदा हो रहा है, बहुत सारी मूवीज बनी है स्पेस वॉर पे, हॉलीवुड में खास करके, और आप नेविगेशन कर पा रहे हैं, मिलिट्री को फायदा पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि आपके सैटेलाइट ऊपर हैं, तो दुश्मन देश आकर के आपके उस सैटेलाइट को तबाह कर देगा, जिससे फिर आपकी मिलिट्री रास्ता नहीं खोज पाएगी, तो उस पर अटैक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है, इसके ऊपर रोक कौन लगाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे समझौते हुए हैं, 8 या 10 समझौतों की एक श्रृंखला है। तो अभी तक स्पेस की सिक्योरिटी के लिए, वहां पीस के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। व्हाट आर द एफर्ट्स वर मेड बाय इंटरनेशनल पावर्स फॉर स्पेस सिक्योरिटी। अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा उठाए गए कदमों को लिखिए। अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा उठाए गए कदमों को लिखिए। ठीक है, तो वो आपको फिर मिलेंगे, एक 8-10 की श्रृंखला मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी उसमें है, यूएनजीए भी है, उनकी भी चिंता है, क्योंकि यूएन तो चिंता करेगा ही, सबसे बड़ी संस्था तो यूएन ही है, यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, इसके अलावा स्पेस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो चीज़ आएगी वो आएगा नेविगेशन
तो इंडिया का नेविगेशन में नाविक, हमारा क्या है, नाविक। अभी हमने 7th वाला सैटेलाइट फिर से छोड़ा है, जो एक खराब हो गया था फिर से छोड़ा है, 7 सैटेलाइट का। कॉन्स्टेलेशन, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, समूह, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स के लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो होता है स्पेस में कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। अब ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के प्री में, ग्लोनास कहाँ का है, नासा का जीपीएस है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अपना नेविगेशन सैटेलाइट है, जापान का अपना है, चाइना का बाइडू है, ठीक है, इंडिया का नाविक है। IRNSS का नया नाम, पुराना नाम IRNSS, ठीक है, IRNSS, अब उसका नया नाम नाविक। और ये मजबूरी में किया था हमने, क्योंकि हमने कारगिल के समय में मांगा था यूएस से कि कारगिल का अटैक हुआ है और हमको ज़रूरत है, पर यूएस ने मना कर दिया था। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तय किया था कि हमें अपना खुद का बनाना पड़ेगा। तब इसरो को कहा गया कि जो कुछ हो आत्मनिर्भर बनो, खुद ही बनाओ, क्योंकि जब ज़रूरत होती तब देता नहीं है। तो मैं क्लास में भी बता रहा था कि हमारे समय में जब रामायण महाभारत देखने के लिए लोग दूसरे के घर में जाते थे, वो जब भगा देते थे, देखने नहीं देते, तब लोग टीवी गुस्से में खरीद के लाते थे गुस्से में वो सोचते थे अब कहीं किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही टीवी खरीद लेंगे, ठीक है ना। और लोगों के घरों में टीवी आता गया। शुरू में रेफ्रिजरेटर नहीं थे, तब लोग बर्फ़ मांगने के लिए जाते थे। आइस, हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, शरबत बनाना है, बर्फ़ दे दो। हमने वो ज़माना देखा है, हम छोटे थे तब वही ज़माना था। तो बर्फ़, जिनके घर में फ्रिज होता था उनसे बर्फ़ मांगा जाता था कि आइस दे दो थोड़ा सा। फिर किसी ने मना कर दिया कि नहीं है, और बाद में उनका बच्चा शरबत पीते हुए दिखा कि उसमें तो आइस था, तो फिर उनको बुरा लग जाता था कि चलो छोड़ो, अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बहुत देखे हमने अब हम भी फ्रिज ले आएंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक उपकरण जो आते थे ना, वो ऐसे ही आते थे। तो हमारा जो नाविक है वो ऐसे ही डेवलप हुआ है। अब नहीं मांगना, अमेरिका से नहीं देता, भाड़ में जाओ, हम खुद ही बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ना। अमेरिका तो दोनों का दोस्त था, वो तो अमेरिका तो दोनों को एक जैसे एक ही तराजू में तोलता था ना। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है कि वो भारत को वेटेज दे रहे हैं। पहले तो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति आता था भारत, तो पाकिस्तान जरूर जाता था। नई दिल्ली, इस्लामाबाद एक जैसा था, एक जैसा, बराबर वेटेज दिया जाता था। तो नहीं तो नाराज हो जाता था ना, तो ऐसे तो कोई किसी को नाराज नहीं करता था। अब जमाना बदल गया। नाविक, प्रिसीजन भी अच्छा है हमारा नाविक का, प्रिसीजन भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, बट अभी सिविलियन के लिए उतना नहीं है, नागरिकों के लिए भी उतना नहीं। बहुत जल्दी इसरो नागरिकों के लिए भी बहुत अच्छा कर देगा। अभी हमारी सेना के लिए ज़्यादा उपयोग होता है, सामरिक उपयोग ज़्यादा होता है, सिविलियन यूज़ भी होने लगेगा, हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं है अभी हम जीपीएससी, हमारे फ़ोन में नाविक आने लगा है, अभी किसी किसी में है, बाकी ज़्यादातर तो जीपीएस इनेबल्ड ही है, ठीक है। तो एक ये नेविगेशन सैटेलाइट वाला भी बहुत खबरों में है, क्योंकि इसी साल हुआ है, तो इस साल नेविगेशन सैटेलाइट का क्वेश्चन भी बन सकता है। आइए थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वाकर्षण तरंगे। तो क्या होती है ग्रेविटेशनल वेव्स, क्या होती हैं? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स तो सुना है, गुरुत्वाकर्षण बल सुना है, अब ये है गुरुत्वीय तरंगे, वेव्स। ये जो है अंतरिक्ष में, अब आप आइंस्टीन का जो E=mc² देखते हैं, एनर्जी वाला, तो यहां आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत आता है, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस को चेंज करती हैं ये। किसको प्रभावित करती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स? टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान को प्रभावित करती हैं। यूं कहें कि समय और स्थान जो है इनको प्रभावित करते हैं। किसको? ग्रेविटेशनल वेव्स को।
इसलिए आइंस्टीन के सिद्धांत जो सापेक्षता का सिद्धांत है, जो स्पेस, यहाँ स्पेस का मतलब वो वाला स्पेस नहीं, अंतरिक्ष नहीं, स्पेस मतलब स्थान, ठीक है। तो दुनिया भर में जो ब्लैक होल हैं, एनर्जी है, दुनिया में जितनी सारी जो हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, आकाश गंगाओं की बात करते हैं, गैलेक्सीज की बात करते हैं, इन सब सिद्धांतों में ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पेस में खास करके इनका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जहाँ पे भी होंगी वो उसकी दूरी को और समय को बदल देगी, स्थान को और समय को बदल देगी, ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इनको मापने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के, यूएस के साथ मिलकर, उसके कोलेबोरेशन में, अमेरिका में 2 हैं, हमारे यहाँ एक स्टेशन है महाराष्ट्र में, लिगो इंडिया, लिगो इंडिया, LIGO। लिगो एक ऑब्जर्वेटरी है, ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक तरह के इंटरफेरोमीटर हैं, 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर दोनों तरफ उसकी आर्म है और बीच में से उसको किया जाता है, दोनों तरफ लास्ट में मिरर लगे हुए हैं और उसमें तरंगों को एक साथ प्रवाहित किया जाता है, उससे फिर उसकी वेवलेंथ निकाली जाती है। ग्रेविटेशनल वेव की ताकत को मापा जाता है और अंतरिक्ष में हम बहुत सारी खोज कर पाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को खोज कर पाते हैं, ठीक है। तो एक जरूर लिगो इंडिया, ऐसा ही यूरोप का वर्गो, लिगो 2 तो वहां है, अमेरिका में है 2, और एक जो है इंडिया में है। बाकी ये जापान भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है और यूरोप भी कर रहा है। यूरोप वाले को वर्गो कहते हैं, वर्गो, VIRGO, वर्गो। तो व्हाट इज वर्गो, व्हाट इज लिगो इंडिया, लिगो इन अमेरिका, लिगो इन USA, ये सब सर्च करिए, थोड़ा सा पढ़िए, नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। जो लोग फिजिक्स को, साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सीधा सीधा क्वेश्चन भी मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि खबरों में है। खबरों में देखिए, मैं आपको जो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ वो सारी वो चीज़ें हैं जो खबरों में है और वो फिर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगी वो, ठीक है ना। तो इसी टाइप की चीज़ें जो है, लिडार, एक और लिडार को भी पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज लिखिए, व्हाट इज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रिनो पार्टिकल न्यूट्रॉन से अलग है। न्यूट्रिनो जनरली आप जानते हैं ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे न्यूट्रिनो, ठीक है। तो एक ये होमवर्क लिखिए न्यूट्रिनो वाला। एक होमवर्क और लिखिएगा हिग्स बोसॉन वाला, हिग्स बोसॉन। आप जानते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके अलावा जब हम पार्टिकल फिजिक्स में जाते हैं, कण भौतिकी जिसको बोलते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर, जो सर्न का मेगा एक्सपेरिमेंट है जिनेवा का, वो हिग्स बोसॉन पर ही है। आप जानते हैं ना हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन में हिग्स जो है वो तो एक फॉरेन साइंटिस्ट है। हिग्स बोसॉन जो है हमारे सत्येंद्र नाथ बोस। देखिए, 2 बोस को याद रखिएगा, जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्र नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस तो हमारे आज़ादी वाले फ्रीडम फाइटर, बाकी 2 साइंटिस्ट हैं। जगदीश चंद्र बोस पर भी टिप्पणी लिखिए, क्योंकि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जगदीश चंद्र बोस। मेरी तरफ से होमवर्क में लिखिए जगदीश चंद्र बोस। सत्येंद्र नाथ बोस के मेंटोर भी वही थे, जगदीश चंद्र बोस।
उनके मेंटोर भी रहे हैं, उनके एक तरह से सत्येंद्रनाथ बोस उन्हीं के स्टूडेंट हैं। फिर वो यूएस चले गए, यूएस की नागरिकता हो गई, उन्हीं के नाम पे बोसोन पार्टिकल है। बोसोन, जो बोसोन पार्टिकल है वो उन्हीं के नाम पे है। वहीं पे बोसोन 1 और प्रोटॉन और पार्टिकल को उसमें से तोड़ा गया। दरअसल ये बोसोन जो पार्टिकल है, इसको गॉड पार्टिकल माना जाए। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल बोलते हैं, भगवान का कण है ये। ऐसा माना गया था कि इसको और ज़्यादा अब ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी इसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे छोटा पार्टिकल है, अब इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी उसको और भी डिवाइड करने में सफलता प्राप्त की है इस साल, इसलिए वो खबर में है 2023 में। तो हिग्स बोसोन को कैसे और ज़्यादा डिवाइड किया जा सकता है, फर्दर डिवाइड, तो उसका क्वेश्चन जरूर देखिएगा। फिर ये चूंकि क्वेश्चन है तो साथ में सर्न की प्रयोगशाला क्या है, जिनने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए। मेगा एक्सपेरिमेंट बोला गया था, महाप्रयोग, भारत उसका हिस्सा है। भारत ने पैसा भी लगाया है, जिनेवा में है वो, स्विट्जरलैंड में। वैज्ञानिक भी दिए हैं अपने, भारत के वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेटरीज जो हैं, अभी तक की ऑब्जर्वेटरीज, जैसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप था, ऐसे और भी कौन कौन से टेलीस्कोप हैं इंडिया के, यूएस के। तो हब्बल टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्वेटरीज, उसमें जैसे चंद्राज ऑब्जर्वेटरी अब तो नहीं है, चंद्राज ऑब्जर्वेटरी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर है, चंद्राज ऑब्जर्वेटरी। तो आपको रिसेंट में जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज अभी 2023 में 22 में खबरों में रही हैं, उनका एक क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि स्पेस की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको लगभग करंट अफेयर्स में जो जो संभावनाएं हो सकती है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये सारा होमवर्क यदि आप करते हैं तो प्री मेंस में, प्री के लिए मैं फिर बताऊंगा जब मार्च अप्रैल में जब प्री का माहौल बनेगा, तब तक और करंट अफेयर्स होगा तो एक बार मैं और रिवाइज कराऊंगा। अभी तक जो आप तैयारी करना चाहते हैं वो इस आधार पे करें, ठीक है। उससे पहले जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कंप्यूटर वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटर, तो अब ये ना इन सब के रोल इधर भी देखना पड़ेंगे, इधर भी देखना पड़ेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर का रोल स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना होगा, एआई का रोल स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से सेक्टर वाइज देखते हैं। हाँ, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप करना ही पड़ेगा। जेम्स वेब वाला भी खबरों में रहा ना, इसीलिए तो वो करना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आ भी चुका है क्वेश्चन, आ भी चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हब्बल टेलीस्कोप, चंद्राज ऑब्जर्वेटरी और भी जो टेलीस्कोप हैं उनको सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग देखेंगे सेक्टर वाइज, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। उसके अलावा हेल्थ वाली बात हमने की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बहुत सारी, बायोटेक्नोलॉजी, बट वो बायोटेक्नोलॉजी थी, यहाँ आपको लिखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो मैं एग्जांपल एग्रीकल्चर का दे देता हूँ, उससे आसानी हो जाएगी, क्योंकि कल से तो हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जाएंगे, इसलिए आज आखिरी लेक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इसको सम अप कर देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जब कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर जैसा है तो मैं इस सेक्टर के हिसाब से बता दूं स्ट्रक्चर बनाना कैसे बनाना है। आप सब जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत लगती है एग्रीकल्चर में, बहुत जगह पे मैकेनाइजेशन है, साइंस बहुत आ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। उसमें आप पीछे जाइए बिल्कुल एकदम बेक में, और वहां से हरित क्रांति के वहां से शुरू कर सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वहां से शुरू करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वो लोग साइंस को सबसे पहले अच्छे से लेके आए हैं। तो अब थोड़ा सा, या तो आप उस तरह से देख लीजिए क्रोनोलॉजिकल, यानी कि 1960s 70s में क्या हुआ और अभी तक क्या हुआ, फिर नेशनल लेवल पे क्या हुआ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा, आप खेत तैयार करने से लेके फसल की कटाई और फिर मार्केट में बिकने तक कौन कौन सी साइंस टेक्नोलॉजी है वो भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि खेत तैयार करने में कौन कौन से साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, ठीक है, खेत को तैयार करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ काम आती है। खेत को तैयार करना, तो मैपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न सैटेलाइट के माध्यम से, इसरो के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से क्रॉपिंग पैटर्न पूछना क्या होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज, रिमोट सेंसिंग, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग। देन सोइंग, बोने में, बुआई में कहाँ कहाँ यूज, तो बुआई से पहले सीड लगेगा, तो सिलेक्शन ऑफ सीड, हाइब्रिड सीड, टर्मिनेटर सीड, GM सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको इतनी दिखेगी, सीड के मामले में ही ढेरों दिखेंगे। फिर एंटी माइक्रोबियल सीड, जिनमें मतलब बैक्टीरिया न लगता हो, वायरस न लगता हो, इस टाइप की बीमारियां न लगती, एंटी फंगल, एंटीवीडिसाइड्स, सॉरी एंटीवीड्स, यानी एंटीवीड तो नहीं मिलेगा लेकिन ये चीज। देन सोइंग में, सोइंग के बाद आप देखोगे कि सीड की क्वालिटी वही कि कम वाटर वाली, तो वाटर रेजिस्टेंट, सॉरी ड्राउट रेजिस्टेंट, जो कम पानी में हो जाती है, ड्राउट रेजिस्टेंट, ठीक है। ज्यादा पानी वाली, जहां ज्यादा पानी है वहां पे भी वाटर रेजिस्टेंट, ज्यादा पानी का भी उस पर प्रभाव ना पड़े, जैसे चावल है, पानी तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा पानी है तब, सैलिनिटी ज्यादा है तो सैलिनिटी रेजिस्टेंट। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी खूब सारी है। फिर फसल अगर आपने बो दी है तो फिर उसको कीटनाशक लगेंगे, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, वो वाला। सीडलेस फ्रूट प्राप्त करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी, हार्मोन का छिड़काव, हार्मोन आपको स्प्रे करना पड़ेगा ना, हार्मोन स्प्रे करना है। फसल कटाई में हेपेसीडर, हार्वेस्टर, पराली जलाने के बजाय पराली को ठिकाने लगाने में नई टेक्नोलॉजी है पूसा की। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR का, कैसे उसको ठिकाने लगाते हैं। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग, मंडी, वहाँ टेक्नोलॉजी, यानी IT आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला, सीधा बैंकों में खाता, तो पैसा जो है वहाँ पहुँच जाएगा किसानों के पास। और फिर सब्सिडी और सरकार की योजनाएं, ऐसा करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखोगे किसानों की ज़िंदगी में, एग्रीकल्चर में ज़बरदस्त तरीके से प्रवेश कर गई। तो ऐसे आप आंसर लिख पाओगे कि नहीं, पूरा ज़बरदस्त आंसर बन जाएगा। पर एक डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा। या तो वैसे लिख लो क्रोनोलॉजिकल, या फिर ऐसे लिख लो।
वो लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला नहीं रहता, उसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़्यादा लिख रहे होते हो। ये वाला जो बता रहा हूँ इसमें करंट वाली चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी बहस है, वो बहस जो है इसमें जुड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और खबरें हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो पहले भी मैंने कही थी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। अब बैक्टीरिया जो हैं वो AMR बैक्टीरिया हो गए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे शरीर में माइक्रोब्स, खास करके बैक्टीरिया के प्रति, बैक्टीरिया के अंदर एक प्रकार का रेजिस्टेंस आ गया दवाओं के प्रति, उसको बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। टीबी का एग्जांपल लेकर के मैंने पहले भी बताया था इस बार, पिछली बार नहीं बताया था तो लिख लीजिए। 3 प्रकार की टीबी, MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। 2 बड़ी दवाइयां जो टीबी में काम आती है, उसके खिलाफ जब रेजिस्टेंस आ जाता है, उसका नाम लिख लीजिए, मैं भूल गया हूं। MDR जब आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो 2 दवाइयों के नाम आ जाएंगे, मेडिसिन के नाम आ जाएंगे। उन दोनों दवाइयों का रेजिस्टेंस जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। 4 दवाइयां हैं टोटल, उन चारों के प्रति आ जाता है तो XDR, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। और जितनी भी दवाइयां मौजूद है, अगर वो कोई भी काम ना करे और टीबी खत्म ना हो तो उसको बोलते हैं TDR, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। तो इंडिया में 3 तरह की प्रॉब्लम है टीबी के साथ। 2 दवाइयां जो मुख्य दवाइयां जो सारे डॉक्टर देते हैं, वो दोनों ही काम नहीं करती है, MDR। बाकी तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट AMR है, सिंपल तो हो गया AMR, दूसरे पे आ गया MDR, तीसरे पे आ गया XDR, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। और जब कोई भी दवाई काम ना करे तो उसको बोलेंगे TDR TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो बैक्टीरिया है वो मरता ही नहीं है, तो टीबी जो है बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और मोदी जी ने वादा किया है कि 2030 तक, 2025 तक ही शायद हम टीबी से मुक्त कर देंगे भारत को। तो जब कोई दवाई काम ही नहीं करेगी तो मुक्त कैसे करेंगे, तो फिर उसके लिए और सोचना पड़ेगा। और जब सारी दवाइयां मिलकर के भी कुछ खत्म ना कर पाए तो उसको बोलते हैं सुपर बग। जो बैक्टीरिया खत्म नहीं होता उसको बोलते हैं सुपर बग, वो सुपर बग हो जाता है। तो सुपर बग का कंसेप्ट भी समझ में आ गया, AMR का भी आ गया, MDR, XDR और TDR। ये सब क्वेश्चंस हैं भैया, एक एक को जाकर के आपको देखना है। उसके बारे में जितनी भी मैंने डिस्कशन किया है आज, ये साइंस टेक्नोलॉजी यहाँ जा कर के मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड होता नहीं कभी, आपको तो ओपन रखना है अपने नोट्स, हमेशा पढ़ते रहना है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप में से जो लोग साइंस के हैं वो ज़्यादा समझ पाए होंगे, नहीं भी हैं तो समझना पड़ेगा ही क्योंकि आप लोगों की जान जोखिम में डालोगे, कलेक्टर बन जाओगे और नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हाँ, स्टेम सेल तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, स्टेम सेल टेक्निक अच्छे से बता चुके हैं, ओलिगोपोटेंट, टोटीपोटेंट सारा बता दिया पहले की क्लास में, बायोटेक्नोलॉजी में बता दिया। तो आज जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा स्पेस टेक्नोलॉजी और कुछ जनरल चीज़ें। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी शुरू करेंगे, फ्रेश नया टॉपिक है और करीब 4 लेक्चर हम उस पर लेंगे और उसके साथ उसको भी एंड करेंगे। शांति पाठ।
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम मनिया माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की